हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस विद आकाश। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो का आदर्श राज्य की कल्पना। प्लेटो जो कुछ भी करना चाहता था वो सब अपने आदर्श राज्य की लिए करना चाहता था, यानी कि उसने एक कल्पना किया या एक जो है इमेजिनेशन किया कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो उसने एक आदर्श राज्य की अवधारणा को जन्म दिया और उसी आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए तमाम प्रकार के सिद्धांतों को, तमाम प्रकार के जो है चीज़ों को उसने एक रूप दिया और उसी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मतलब अच्छा खासा व्यूज़ आया है ना, 17 से 18,000 आई थिंक कुछ को लोगों ने देखा है। तो कई लोगों का कमेंट आया कि इसके आगे का आप वीडियो बनाइए। हमें नहीं पता था कि इतना पसंद किया जाएगा उसको, और इसलिए ये हम दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगर आप लोगों का ऐसा ही समर्थन रहा तो हम बहुत ही अच्छे से पॉलिटिकल साइंस को एकदम से, इसे कहते हैं ना, मतलब बहुत ही आसानी से हम बताने की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अभी अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो उससे एक मतलब एनर्जी मिलती है ना, और फिर अच्छा से अच्छा करने का मतलब मन करता है सामने वाले के लिए। तो वो जो इसके पहले का वीडियो है वो था मतलब प्लेटो के ऊपर जो है न्याय सिद्धांत था उसका, कि भाई प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। ये फर्स्ट वीडियो है, उसको आप देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। अदरवाइज़ आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। एमए का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो उसमें तो पीपीटी बनाकर हमने बताया था, मतलब पूरा का पूरा पीपीटी बना हुआ था, प्रेजेंटेशन था, लिखा हुआ था डिजिटली, तो मतलब आसान था, दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ या देख रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जैसे देखिए जो लिखा है उसको पढ़ देना तो आसान होता है, मतलब पढ़ देना मतलब उसमें भी मैंने पढ़ा नहीं, उसको समझाया है, बट आप लोगों को उसमें दिखता था, है ना, कि मतलब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं। बट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि क्या चीज़ें लिखी हैं, वही लिखा है जो मुझे समझाना है। तो आपका थोड़ा सा दिमाग मतलब खुलेगा इससे, मेरे हिसाब से शॉर्ट में चीज़ें मतलब आपको समझ में आएंगी कि शॉर्ट में कैसे मतलब हम किसी भी चीज़ को समझ कर लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक नई कोशिश से देखते हैं आप लोगों का क्या मतलब रिएक्शन होता है इस वीडियो पे। बाकी अगर आप लोग उस तरह से भी अगर कहेंगे तो वैसे भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा, जैसे इसके पहले का वीडियो बना हुआ था, मतलब जिसमें लाइन बाई लाइन लिखा हुआ था और उसको मैं एनालिसिस कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था। और इसमें क्या है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट मतलब करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ ज़्यादा, है ना। बस मतलब पढ़ना नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे इस तरह बनाने के लिए तो मैं इस तरह बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे पहले के जैसे बनाने के लिए तो पहले के जैसे बनाने लगूंगा, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा समय लग रहा है और उसमें क्या है मतलब बहुत कम समय लगेगा। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम मतलब बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। 1-2-4 मिनट जो है इधर उधर हो गया, और काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी लोगों के कमेंट में। आप जाकर देखेंगे जो पहला वीडियो है तो कि सर इसके आगे बनाइए भैया, इसके आगे बनाइए, तो आप लोगों को मिल जाएगा। पॉलिटी और सिविक्स का मतलब मेरा अच्छा खासा इस पर व्यूज़ जाता है, तो आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ये मैंने वीडियो बनाया। तो प्लेटो का आदर्श राज्य की कल्पना, इसी के तहत तमाम प्रकार की चीज़ें की गई हैं प्लेटो के लिए। ये ध्यान मतलब प्लेटो करता है समाज के लिए। तो प्लेटो की जो आदर्श राज्य की कल्पना है, सबसे पहले ये मतलब इसके मन में विचार कहाँ से आता है, थोड़ा मतलब आपको मतलब बैकग्राउंड बताकर फिर जाकर हम इसके टॉपिक पर आते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसके विचारों का जो केंद्र, यानी कि ये विचार आया कहाँ से, तो ये आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, ये क्या करना चाहता है, आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, इसलिए ये मतलब इसका विचार आया, ये इमेजिन किया। अच्छा, ये आदर्श राज्य की जो कल्पना किया है, जो ये आदर्श राज्य की अवधारणा बताया है, इसका उल्लेख जो है इनके जो है रिपब्लिक में मिलता है। रिपब्लिक क्या है, इसकी एक पुस्तक है, प्लेटो की एक पुस्तक है, उसी में इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बताया है, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसीलिए ये तमाम प्रकार के अवधारणाओं को जन्म देता है कि हमारा आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसके आधार स्तंभ कौन कौन से होने चाहिए, वो सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, ये व्यवहारिकता पर जो है विचार नहीं कर पाता है, यानी कि व्यवहारिकता पर गहराई पूर्वक विचार नहीं करता है।
कि भाई व्यवहार में ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, कैसे होंगी, कहाँ होंगी, मतलब साइंटिफिक पर नहीं उतरता है कि भाई व्यवहार अलग है, सिद्धांत अलग है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, ये व्यवहारिकता पर विचार नहीं करता है ना। त्रास का इंसान लगा इसका मतलब नहीं करता है। अच्छा, ये जो आदर्श राज्य जो है ना, ये एकमात्र एक कल्पना की वस्तु उनकी बन जाती है ना। इतना ज़्यादा ये चरम अवस्था पे चले गए हैं कि एक केवल ही एक सिद्धांत ही बनकर रह जाता है ना। हालांकि उसको आप नकार नहीं सकते हैं एकदम से, कुछ चीज़ें उसमें हैं ऐसे जिसको लागू किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं आगे अभी हम देखेंगे आलोचना के तौर पर। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना के इसी में मतलब इसी टॉपिक में या इसी वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आलोचना भी करेंगे, यही सारी चीज़ें आएंगी अभी आगे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब चरम अवस्था पे लेकर चले गए हैं अपने आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए। तो एक विचारक हुआ है ना, उनके साइड का ही मैक्सी, ये क्या कहता है इनके बारे में कि भैया सबसे पहला स्वप्नलोकी कोई अगर है तो केवल प्लेटो है ना। प्लेटो को मैक्सी ने सबसे पहला स्वप्नलोकी कहा। ऐसा भी मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्लेटो को सबसे पहले स्वप्नलोकी निम्नलिखित में से किसने कहा है, या ऐसे भी कह देता है सबसे पहले स्वप्नलोकी किसे कहा गया है, या कौन कहा है। प्लेटो को सबसे पहला स्वप्नलोकी कौन कहा है, तो मैक्सिको ने कहा है सॉरी मैक्सी ने कहा है, मैक्सिको नहीं मैक्सी ने। अच्छा, मैक्सिको से भी आप याद कर सकते हैं ना, मैक्सिको मैक्सी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है इतना जो राज्य का मतलब ये बात करता है, जो राज्य है ना ये व्यक्ति का ही क्या है, विशद रूप है। विशद रूप है का मतलब है कि विस्तृत है, उससे विशाल है, यानी कि जैसे व्यक्ति है वही राज्य है, व्यक्ति ही राज्य है और राज्य ही व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति छोटी इकाई है, राज्य बड़ी इकाई है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है व्यक्ति का विशद अर्थात विशाल इकाई है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है वह मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। ये क्या कहता है प्लेटो, जो राज्य है ना भैया ये मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है, और जो मनुष्य की आत्मा का आंतरिक रूप है वही व्यक्ति है। अच्छा, मानव की जो आत्मा होती है, मनुष्य की जो आत्मा होती है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि एक होता है बुद्धि या विवेक, दूसरा होता है साहस, तीसरा होता है तृष्णा। अभी आगे इन सब पर हम विस्तृत से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मानव की आत्मा या मनुष्य की आत्मा होती है वो तीन रूपों से या तीन अंगों से मिलकर बनी होती है, या तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है बुद्धि या विवेक, पहला होता है बुद्धि या विवेक, दूसरा होता है साहस, तीसरा होता है तृष्णा, ठीक है। यही क्या करते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने में ये सहायक होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें हो गई। अब इन्हीं तत्वों के आधार पर है ना, ये जो मनुष्य के तत्व बताए गए हैं या मनुष्य के आत्मा के तीन तत्व बताए गए हैं, इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर जो प्लेटो है ये तीन वर्गों का जो है स्थापना करता है ना। ये क्या कहता है, मतलब प्लेटो के द्वारा ये बात कही गई है, इसलिए ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो तत्व प्रकृतियाँ हम में हैं वही राज्य में भी हैं। प्रकृतियाँ तो स्वाभाविक जो नेचुरलिटी है हमारे अंदर है ना, और जो हमारे अंदर जो है तत्व विद्यमान है वही चीज़ें, वही सेम की सेम सिमिलरिटीज़ या वही सेम की सेम चीज़ें हमारे राज्य में भी होती हैं। तो इसी के आधार पर ये तीन वर्गों की स्थापना करता है ना, यानी कि बुद्धि या विवेक प्रधान, साहस प्रधान और तृष्णा प्रधान, ये तीन चीज़ों को ये बताता है। जो बुद्धि या विवेक प्रधान होता है उसको ये शासक कहता है, यानी कि जिसके अंदर या जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि और विवेक होता है उसको शासक बनाने की कोशिश करता है प्लेटो। जिस व्यक्ति के अंदर साहस होता है या साहस प्रधान होता है मतलब उसके अंदर साहस नामक का जो गुण है वह बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रचुर मात्रा में, प्रधानता है, कहते हैं ना इस चीज़ की प्रधानता है, यानी कि बहुलता है, ज़्यादा है, अधिकता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अगर साहस है तो उसको ये क्या बनाता है, संरक्षक बनाता है या सैनिक बनाता है, आर्मी मैन बनाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर तृष्णा है, जिस व्यक्ति के अंदर अगर कूट कूट के तृष्णा भरी हुई है तो उसको प्लेटो क्या बनाता है, उत्पादन वर्ग बनाता है। उत्पादन वर्ग बनाता है का मतलब जो कोई भी चीज़ पैदा करने वाला हो, है ना, समाज को जो एक चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये सारी चीज़ें बनाने वाला जो होगा वो उत्पादन वर्ग को कहा है प्लेटो ने। अच्छा, जो शासक होता है वो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, प्लेटो के अकॉर्डिंग सारी बातें हो रही हैं।
जो शासक होगा वो क्या होता है, निष्पक्ष और निष्काम करने वाला होता है, यानी निष्काम भाव से काम करने वाला होता है। ये समाज सेवा में इसको मतलब आनंद आता है, मजा आता है, किसको, शासक को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। जो संरक्षक यानी कि सैनिक जो होता है वो शूरवीर होता है, और यह भी क्या होता है, युद्ध और समाज से प्रेम करने वाला होता है। कौन, सैनिक, ये युद्ध और समाज से प्रेम करता है, इसलिए ये क्या करता है, अपने बाड़े की, अपने जो है बॉर्डर की रक्षा करता है। ठीक है। उत्पादन वर्ग क्या होता है, इसकी मतलब खासियत क्या होती है, ये इच्छा के वशीभूत होते हैं, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना, ये ध्यान देना। तृषड़ा, और क्या, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, श्रमिक आते हैं, शिल्पकार आते हैं, किसान आते हैं और व्यवसायी आते हैं। ये 4 लोग जो है आते हैं, मतलब ये उत्पादन वर्ग में, यानी कि तृषड़ा प्रधान होती है इनके अंदर। तो ये 3 वर्ग हो गए, ये ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के आधार पर अभी आगे सब बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह मतलब समझाने का तरीका, हमें लगता है कि ज़्यादा शॉर्ट लग रहा हो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जैसा भी होगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो अब राज्य का जो निर्माण होता है वो 3 तत्वों के आधार पर होता है। मैंने कहा ना कि ये 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो वही 3 चीज़ देखिए आ गई है यहाँ पे। तो जो राज्य का निर्माण इन्हीं 3 तत्वों पे होता है, यानी कि जैसे कि हो गया आर्थिक, दूसरा हो गया सैनिक, तीसरा हो गया दार्शनिक। ठीक है, तो ये 3 तत्व होते हैं राज्य के निर्माण में, ये ध्यान दीजिएगा। राज्य का अगर निर्माण होना है तो ये 3 चीज़ें होती हैं, आर्थिक चीज़ें यानी कि आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। तो आर्थिक तत्व में क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य तृषणा से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको पूरा करने के लिए अकेले मतलब नहीं कर पाता है ना, उसकी जो नीड्स होती है वो अकेले संभव नहीं है, तो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, मतलब हेल्प होती है या ज़रूरत होती है। तो क्या होती है ज़रूरत, किस लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समूह चाहिए होता है ना। अच्छा, क्या करने के लिए समूह चाहिए होता है, जैसे अगर हम बात करें कि भैया हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करना मतलब होता है कि हमारा कई लोग आकर के हमारी इच्छाओं को तृप्त करें, है ना, हम अकेले सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर होता है क्या, श्रम का विभाजन, है ना, वहाँ पे क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। हम अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इसलिए श्रम विभाजन होता है, यानी श्रम का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे ही श्रम का विभाजन होता है तो फिर वहाँ पे कार्य का विशिष्टीकरण आ जाता है, यानी कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। तो यहाँ पर जब कार्य विशिष्टीकरण आ जाता है तो वहाँ पर आधारभूत आवश्यकता जन्म ले लेती है। आधारभूत आवश्यकता जन्म ले लेती है का मतलब क्या है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी ये मनुष्य की जो है आधारभूत क्या है, आवश्यकताएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, या फिर आप ये कह सकते हैं आहार, वस्त्र और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं या आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्तियों के सहयोग की जो मांग करती हैं। ठीक है, आर्थिक सहयोग क्या होता है, ये जीवन के आवश्यक होने के लिए मतलब जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी जरूरी होती है और लोगों को संगठित करने के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, ये अधिकतम से अधिकतम मतलब संतुष्ट तथा सेवाओं का ये समुचित आदान प्रदान भी होता है इसके अंतर्गत। ठीक, अच्छा, यहाँ पर लोग एक एक चीज़ों में मतलब अलग अलग काम करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही श्रम विभाजन होता है वैसे ही कार्य विशिष्टीकरण आ जाता है कि अगर कोई काम ए है, कोई काम बी है, तो ए वाला काम आप करेंगे, बी वाला काम हम करेंगे, इस तरह से कार्य विशिष्टीकरण आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक स्थिति। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो गया आर्थिक वाला। अच्छा, यही न्याय भी है। अब प्लेटो कहता है यही न्याय ही है कि न्याय के अनुसार क्या इसने बताया है, यानी प्लेटो के अनुसार ये बात बताई गई है कि भैया राज्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भली भांति पूरी होनी चाहिए, यानी कि हर एक आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसको आता है, जो उसकी प्रकृति है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सदैव जो है उसकी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, अनेक कार्य ना करे, तभी जाकर के सभी नगर एक राज्य हो सकते हैं, ऐसा प्लेटो का कहना है। तो उम्मीद करते हैं ये आर्थिक तत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे सैनिक वर्ग की। भैया जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके आप जो लोग जरूर बता दीजिएगा। मेरा पूरा का पूरा फोकस है आपको अच्छे से समझाना कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है,
बाकी अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लिख कर बताने लगेंगे, है ना, जैसे इसके पहले के वीडियो में बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैनिक वर्ग की। तो भैया सैनिक वर्ग में यानी सैनिक की कैसे आवश्यकता पड़ती है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आर्थिक आवश्यकताएं राज्य को जन्म दे देती हैं, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन उन्हें राज्य का एकमात्र तत्व नहीं मान सकते हैं। प्लेटो कहता है इनको हम एकमात्र तत्व नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरा करने वाला राज्य केवल अपना पेट भर सकता है। ठीक है, जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाला केवल, इसे कहते हैं ना, मतलब अगर हमारे पास खाने के लिए मतलब कोई भी चीज़ है तो उसे हम केवल अपना पेट भर सकते हैं, मात्र, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लेटो कहता है कि केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूरा करने वाला राज्य अपना पेट भर सकता है या भरने मात्र से संतुष्ट सुअरों का राज्य होता है। यानी कि अगर आप बस केवल अपना पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं और जी रहे हैं तो आप एक सुअर हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्लेटो कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बात हो गई प्लेटो के अनुसार कि जो केवल और केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपना पेट भरता हो, वो क्या है, वो सुअरों का राज्य होगा। ठीक है, ये लिखिएगा। अगर आप ऐसे कोटेशन को कोट करते हैं तो ये मतलब एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो समाज में क्या होता है कि सभी की जो कुछ व्यक्तियों की मौलिक आर्थिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि लोग अनेक जो होते हैं, संस्कृति जो होती है वो विलासिता की वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही आप विलासिताओं की ओर यानी कि भौतिकता की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, ये देखिए, लालसा जैसे बढ़ती है या इच्छा जैसे बढ़ती है तो राज्य की जो आत्मनिर्भरता होती है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नीड होती है क्या, भूभाग की और जनसंख्या की। यानी कि अब मतलब कम पड़ रहे हैं संसाधन, है ना, अब लोग कम पड़ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, भूभाग चाहिए, यानी कि ज़मीन चाहिए। हमें क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। यानी कि कोई एक राज्य है ए, इसकी आवश्यकताएं यह पूरी खुद नहीं कर पा रहा है तो इसे इस राज्य जो बी है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, भूभाग ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरत इसको पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेगा, युद्ध करेगा। यानी कि ये क्या होगा, युद्ध के द्वारा पूर्ण करेगा। फिर जब युद्ध करेगा तो इसमें क्या होगा, नीड होगी, ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, सूरवीरों की ज़रूरत होगी। सूरवीर का मतलब क्या हो गया, वही सैनिक, यानी कि आर्मी। तो सूरवीर होते क्या हैं, ये राज्य की रक्षा करते हैं और प्रदेश का विस्तार करते हैं। तो इस तरीके से सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, इति सिद्धम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मतलब राज्य का रक्षा होता है और प्रदेश का विस्तार होता है। तो कैसे एक दूसरे से चीज़ें इंटरलिंक हैं, ये आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं? अगर आ रही हैं तो मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज हम भाई फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है, तो आर्थिक हो गया, सैनिक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक तत्वों की। ठीक है, यानी कि राज्य निर्माण में दार्शनिक तत्व क्या होता है, कैसे होता है। तो भैया जो दार्शनिक तत्व का मतलब यहाँ पर है, राज्य का निर्माण के ये मतलब तीसरा आधार स्तंभ बताया है प्लेटो ने। ये कहता है कि भाई जिसका संबंध बुद्धि या विवेक से है उसको क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। ठीक है, राजा ही, यानी कि एक दार्शनिक राजा ही मतलब शासक के तौर पर संरक्षक हो सकता है एक राज्य का, किसी भी राज्य का। ये क्या होता है, ये सत्य से पूर्णतया अनभिज्ञ होता है और विश्व और जीवन की वास्तविकताओं को समझता है। क्या करता है, विश्व और जीवन की वास्तविकताओं को समझने वाला होता है। इसी के साथ साथ ये समाज सेवा में सर्वाधिक आनंद का अनुभव करने वाला होता है। यानी कि जो दार्शनिक राजा होते हैं, एक फिलोसफर किंग जो होते हैं, वो बहुत ही उनको मतलब मज़ा आता है समाज सेवा करने में, ऐसा प्लेटो कह रहा है। ठीक है, इसका कहनाम होता है, ये आगे कहता है कि किसी भी राजा का, किसी भी किंग का, किसी भी शासक का जो परीक्षा होता है वह केवल नैतिकता के आधार पर नहीं होना चाहिए कि ये राजा नैतिक है या अनैतिक है ना। केवल नैतिकता, एथिकल, नॉन एथिकल, है ना, अनएथिकल के हिसाब से नहीं होना चाहिए उसका परीक्षण, कि हम कहते हैं कि भैया ये अनएथिकल काम किया इसलिए गलत राजा है। उसका परीक्षण होना चाहिए किस आधार पे, तो प्लेटो कहता है विवेक के आधार पर, विजडम के आधार पर होना चाहिए, बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। जैसे नैतिकता का मतलब क्या है कि जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, पाप नहीं करना चाहिए, है ना, किसी को मारना नहीं चाहिए, इसकी क्या नैतिकता है। तो
ये प्लेटो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप विवेक के आधार पे काम करिए, जैसा देश काल परिस्थिति हो उसी के अनुसार आप काम करिए, ये है विवेक, है ना, कि आप अपने हिसाब से अपने मतलब अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, है ना, अपने समय जहाँ पर हैं वहाँ की स्थिति, विषय वस्तु को समझते हुए उसका जो है एक्शन रिएक्शन करिए, तब वही जो है राजा सही होता है, मतलब उसका सही परीक्षण तभी किया जा सकता है, ऐसा कहना है प्लेटो के द्वारा। तो ये हो गई चीज़ें, मतलब इस प्रकार प्लेटो अपना मतलब सिद्ध करता है कि जो राज्य है वह तीन चीज़ों से मिलकर बना या तीन तत्वों से मिलकर बना है, जैसा कि जो क्या कहते हैं व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति की आत्मा होती है या मनुष्य की आत्मा जो होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि एक होता हो गया आपका ये विवेक यानी कि बुद्धि, दूसरा हो गया ये तृष्णा, और उसके बाद क्या था, यानी कि विवेक या बुद्धि वाला हो गया दार्शनिक तत्व यानी कि शासक वर्ग, और साहस यानी कि सैनिक तत्व यानी कि सैनिक वर्ग, तृष्णा यानी कि आर्थिक तत्व अर्थात उत्पादक वर्ग। तृष्णा का मतलब क्या, मतलब भैया आपकी लालसा है, इच्छा है ना, तो कहाँ पर आप जाएंगे, मतलब उत्पादन की तरफ जाएंगे, उत्पादक वर्ग हो गया। सैनिक तत्व का मतलब साहस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। दार्शनिक तत्व का मतलब शासक वर्ग हो गया। तो इस तरीके से मैं ये अभी आपको मैंने बताया है कि जो प्लेटो कह रहा था कि प्लेटो का मानना है कि जो राज्य है वह व्यक्ति का विशद रूप है, यानी कि विशाल रूप है या चरम रूप है ना, या विकसित रूप है। तो ये इस तरह से प्लेटो के द्वारा ये बातें सिद्ध होती हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आगे दार्शनिक राजाओं का शासन होता कैसा है ना, या उसमें होता क्या है। चलिए, दार्शनिक राजाओं का शासन। तो भैया जो संसार के राजा हैं, जो ये प्लेटो कहता है संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र, भावना और शक्ति, दर्शन शास्त्र, भावना और शक्ति का राजनीतिक महानता और राजनीतिक बुद्धिमत्ता को एक में मिलाने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पाए तो ही एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। ये पहले अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है प्लेटो कि अगर हम जो है दार्शनिक जो राजा को बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भावनाएं हैं, है ना, दर्शन शास्त्र की जो भावनाएं हैं वह, और जो शक्ति है वह, उसी के साथ साथ राजनीतिक महानता और राजनीतिक बुद्धिमत्ता को हम अगर मिला दें तो निश्चित तौर पर एक आदर्श दार्शनिक राजा और राज्य की स्थापना की जा सकती है। आगे कहता है मतलब ये प्लेटो कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते तथा या इस संसार के राजाओं को दर्शन शास्त्र की भावना की शक्ति नहीं होती और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता को नहीं मिला दी जाती, तब तक मनुष्य में जो गुण हैं वह उसकी मतलब केवल अवहेलना की जा सकती है, यानी कि उसको हम केवल टाल सकते हैं, है ना, उसको नकार सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो दार्शनिक राजा होते हैं, अगर हम दार्शनिक राजा को बना देते हैं, है ना, या दार्शनिक राजा की स्थापना हो जाती है, तो क्या होगा कि वह एक सूत्र में बांधना सिखाएगा, है ना, लोगों को एक साथ रहना सिखाएगा, प्रेम सिखलाएगा, है ना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाएगा, आदर्श राज्य में कानून कोई स्थान भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सब कुछ बताते हुए प्लेटो कहता है तब अंत में कि यदि दार्शनिक शासक मिले तो उस पर कानून या फिर विवेक का बंधन लगाना भूल होगी। इतना ज़्यादा चरम अवस्था पर अपनी बातों को लेकर के जाता है एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि अभी तक प्लेटो कहना क्या चाह रहा है। अब हम बात कर लेते हैं साम्यवाद की व्यवस्था, शिक्षा का सिद्धांत तथा योजना। इसी दार्शनिक राजाओं के शासन के अंतर्गत ही अगर दार्शनिक राजा का शासन होगा तो क्या होगा, साम्यवाद की व्यवस्था होगी। दूसरा क्या होगा, शिक्षा का सिद्धांत तथा योजना, ये कैसे होगी आइए देखते हैं। जो शासक और संरक्षक वर्ग होता है, ठीक है, शासक और संरक्षक वर्ग होता है, उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था होगी, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, तृष्णा नहीं होगी। तृष्णा नहीं होगी मतलब ये जो प्लेटो बता रहा है कि भैया अगर शासक और संरक्षक वर्ग हैं तो इनके लिए हमें साम्यवादी की व्यवस्था को अपनाना होगा। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब समान का व्यवहार, है ना, जो काम ए के लिए किया जा रहा है वही काम बी के लिए भी किया जा रहा है, और ऐसे में फिर तृष्णा नहीं होगी,
तृष्णा नहीं होगी मतलब लालसा या इच्छा, है ना, या द्वेष ये नहीं होगा। इसलिए क्या करता है, साम्यवाद की स्थापना करता है प्लेटो। ठीक है, आगे है शासक और संरक्षक का जो वर्ग है उसको संपत्ति और परिवार, ये भी यानी कि जो संपत्ति है और जो परिवार है ये भी क्या होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यही अभी सब हम आगे आलोचना के तौर पर भी इसको लेंगे। प्लेटो का कहना है कि जो शासक और संरक्षक वर्ग हैं उनकी कोई अपनी अलग से संपत्ति नहीं होगी, उनका कोई अलग से परिवार नहीं होगा, सब ऐसे संपत्ति और ऐसे परिवार होंगे जो सभी के होंगे, है ना। यहाँ तक ये कह देता है कि किसी भी का अपना खुद के मतलब विवाह, खुद का बाल बच्चे भी नहीं होंगे। ऐसे मतलब समाज की स्थापना करना है जहाँ पे लोगों को ये पता ही ना चले कि कौन किसका लड़का है, कौन किसकी लड़की है, कौन कौन किसका मतलब पति है, पत्नी है, कुछ पता ना चले। बस केवल जनसंख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए मतलब ये क्या कहते हैं, शादी विवाह होना चाहिए। तो यहाँ तक कि ये साम्यवाद की व्यवस्था करता है, जो कि आधुनिक साम्यवाद की अवधारणा से एकदम अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यही सब अभी आलोचना के तौर पर भी निकल करके आएगा ये। तो शासक और संरक्षक वर्ग का विवाह और पारिवारिक जीवन पर ये निषेध लगा देता है कि भैया आप लोग जो है ये नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी उत्पादक वर्ग को ये मंजूरी थी कि आप विवाह कर लीजिए, बट शासक और संरक्षक वर्ग को ये मंजूरी नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं ये साम्यवाद की जो व्यवस्था है प्लेटो की वो समझ में आ गई है आपको। ठीक, ये कहता है कि मतलब राज्य, ये जो लोग हैं यानी कि जो शासक वर्ग है, जो संरक्षक वर्ग है, ये क्या है, ये राज्य के अधीन है। इन पुरुषों और महिलाओं में इस प्रकार संबंध स्थापित कराए जाएंगे जिससे संतान की पहचान ना हो सके। इस प्रकार उत्पन्न संतानों के प्रति व्यक्तिगत प्रेम या संपत्ति की इच्छा जागृत नहीं होगी। आदर्श राज्य की इस साम्यवादी व्यवस्था में स्त्रियों तथा पुरुषों को अपनी शक्तियों के अधिकतम विकास का अवसर भी प्राप्त होगा। स्वस्थ संतान होगी तथा राज्य की एकता में वृद्धि होगी, ये कह रहा है प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो के द्वारा ये सही बातें बता दी गई हैं। अब आइए देखते हैं शिक्षा का सिद्धांत तथा योजना, इसमें क्या कहता है प्लेटो। तो शिक्षा का जो उद्देश्य बताता है, ये बात अच्छी है यहाँ पे, है ना। ये हमारे मतलब गुरुकुलों में ये चीज़ें या हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये चीज़ें मिलती हैं कि भैया जो शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से होना चाहिए वो होता है सद्गुणों का विकास करना होता है ना। विजडम या विवेक उत्पन्न या सृजनकारी शिक्षा होनी चाहिए जो सृजित करे कुछ ना कुछ। ठीक है, जीवन की प्राप्ति में जो है ये हमारा मूल्य जो है अहम योगदान निभाए, निस्वार्थ सेवा का भाव जो है बढ़ाए या उत्पन्न करे, पैदा करें, ये सब शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो कहता है कि शिक्षा से विकास होता है। किसका विकास होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, राजनीतिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्लेटो कहता है कि जो शासक है और जो सैनिक है ये मुख्य रूप से यानी कि प्रमुख रूप से इनमें शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जा कर के हम एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे या कर पाएंगे। अच्छा, अब यही देखिए यहाँ पे कह रहा ना कि शासक और सैनिक वर्ग मुख्य रूप से, तभी यही आलोचना में भी आ जाएंगे। ये इनका कहना है कि भैया उत्पादन वर्ग को मतलब छोड़ दो पीछे, है ना। तो अभी आगे हम आलोचना भी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग बताइएगा यहाँ तक बातें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, हमें मतलब कुछ लग रहा है कि क्लियर हुआ, कुछ लग रहा है कि नहीं क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट आउट हमने कर दिया है, मतलब शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आ जाए और अपने हिसाब से कुछ लिखिए, है ना। तो रटा रटाया किताब का मत लिखिए। जो कुछ हम समझा रहे हैं इतना ज़्यादा से और लिखे हैं कम, समझा रहे हैं ज़्यादा, उसको ध्यान दीजिएगा। इस लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार आप सुनिएगा, फिर जा करके आपका दिमाग खुलेगा। जब आपका दिमाग एक बार खुल जाता है ना तो फिर चीज़ों को लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लिख कर नहीं बता रहे हैं, बस कुछ चीज़ें लिखे हैं जिससे हम चीज़ों को समझा पाएँ। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम चरण की, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। ठीक है, इतना सब कुछ मतलब बढ़िया हो गया भैया। अब चलो हम थोड़ा सा इसकी बुराई भी कर लेते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो है आलोचना अगर हम बात करें तो सबसे पहले भैया ये तो अव्यवहारिक बात करता है ना। अव्यवहारिक बात क्यों करता है? क्योंकि ये जो बात कर रहा है मतलब आदर्श राज्य की स्थापना की, ये अव्यवहारिक और मतलब काल्पनिक है, केवल कल्पना में ही है। दार्शनिक राजा का शासन,
साम्यवाद की व्यवस्था, कानून की समाप्ति, न्याय की कल्पना, शिक्षा योजना आदि, ये सब चीज़ें जो बता रहा है ये मतलब असंभव है ना। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं एक व्यवहारिक जीवन में, ठीक है। अच्छा, प्लेटो आगे चलकर मतलब स्वयं ये अपना फील भी किया है, मतलब अनुभव भी किया कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो ये उसने खुद अपने मन से कहा है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, प्लेटो ने ये स्वीकारा है लास्ट में, अंत में अंततः अनुभव किया कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर असंभव है, ये संभव नहीं है, ठीक है। अगला है राज्य व्यक्ति का सदृश नहीं है। तो जो कहता है ना कि मतलब अभी आपको शुरुआत में ही हमने बताया कि ये कह रहा है प्लेटो की जो राज्य है वह व्यक्ति का ही विशद रूप है, यानी विकसित रूप है या उसका विस्तृत रूप है। तो ऐसा नहीं है। प्लेटो जो है ये दोनों चीज़ों को एक समान मानता है ना, विशाल रूप मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा के गुणों के आधार पर राज्य में जो वर्गों का मतलब निर्माण करता है वह एकदम सही नहीं है, अव्यवहारिक चीज़ें हैं, ये बता दीजिएगा। राज्य व्यक्ति का विकसित रूप नहीं है या सदृश नहीं है। अगला है वर्ग विभाजन। तो ये जो वर्ग विभाजन किया हुआ है ये भी क्या है, काल्पनिक है ना, अस्वाभाविक है, अवैज्ञानिक है। अस्वाभाविक मतलब ये स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती हैं चीज़ें। तो इसका जो कहना है कि भैया 3 गुणों के आधार पर ही 3 प्रकार के तत्व भी होते हैं राज्यों में, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुद्धि प्रधान है और जो साहस प्रधान है और जो तृष्णा प्रधान है उसके अंदर केवल वही होना चाहिए। जैसे कि आप आज के समय में अगर देखेंगे कि एक ही बंदे के अंदर तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं ना। वो आर्टिस्ट भी मतलब वो उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा हो कोई एडिटिंग करने वाला है। एक एडिटिंग करने वाला एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बनने वाला एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, एक अच्छा इंजीनियर बना हुआ इंसान। अरे सीधी सी बात है, आप जो है यूपीएससी का सिलेबस रिजल्ट उठा कर देख लीजिए, जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं वो सब के सब IITian से हैं, है ना। कोई डॉक्टर है, कोई IIT से है, IIM से है, बीटेक से है ना। कैसे हो रहे हैं भैया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें मतलब ये गलत बता रहा है। तो यहाँ पर वर्ग विभाजन जो ये कर रहा है प्लेटो, ये गलत है ना। काल्पनिक है, अस्वाभाविक, अवैज्ञानिक है। एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, या एक ही व्यक्ति के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या जिसके अंदर एक भी चीज़ नहीं है वो कुछ और भी हो सकता है। तो ये आप वर्ग विभाजन के थ्रू इसको मतलब गलत मतलब साबित कर देंगे आलोचना में, ठीक है। अगला है निरंकुशता को बढ़ावा देता है। निरंकुशता को बढ़ावा देता है मतलब कि ये केवल और केवल एक रोबोट बना दिया है। आदमी को क्या किया, ये रोबोट बना दिया है कि भैया आपका केवल ये दायित्व है, ये आपको करना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को एकदम इसने क्या किया, समाप्त ही कर दिया है। दार्शनिक राजा को असीमित अधिकार दे करके मतलब उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी, वही महास्मृति, मेरा शब्द ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, वही वाला हाल कर दिया ये। तो निरंकुश शासन की ये स्थापना करता है और लोगों को ये मशीन बना देता है, या मशीन के पुर्जों के भांति व्यवहार करवाया है अपने मतलब सिद्धांतों के माध्यम से। ये हो गया निरंकुशता को बढ़ावा देना। अगला है साम्यवाद की व्यवस्था अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि भैया तुम केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए सभी को बलि का बकरा नहीं बना सकते हो, है ना। एक वर्ग विशेष, एक वर्ग मतलब वही जो एक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, है ना, यही को केवल मतलब पढ़ने का अधिकार है या शिक्षा का अधिकार है या जो कुछ भी है, मतलब कहते हैं ना एलिट जो सेक्शन है ना। जैसे आज के समय की अगर हम बात करें तो अमीर और गरीब वाला, या कर्मचारी और बिजनेसमैन। जैसे आज अगर कोई सरकार लेकर के आई बिल ऐसा, या कोई ऐसा नियम कायदा कानून कि भैया आज से केवल अमीर के लड़के पढ़ेंगे या अमीर के लड़के काम करेंगे और बाकी सब लोग जो है झाड़ू पोछा करेंगे, ऐसा कुछ, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। या फिर केवल जो है इन्हीं दोनों को ये काम करना है, बाकी सबको नहीं करना है। तो ये जो साम्यवाद की व्यवस्था कर रहा है ये गलत कर रहा है। इसका एक तरफ कह रहा है कि भैया जो शासक वर्ग है और जो उत्पादन वर्ग जो सैनिक वर्ग है उनमें हम समानता लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला है उत्पादक वर्ग की अवहेलना। वही वाली बात हो गई कि उत्पादक वर्ग की अवहेलना की जा रही है यहाँ पे, कि भैया तुमको बस केवल और केवल उत्पादन करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, ठीक है, और बाकी कुछ कार्य नहीं करना, सुरक्षा के कार्य नहीं करना, शिक्षा का कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पर भी जो है सही नहीं किया है ये, यानी कि उत्पादक वर्ग को क्या किया है, अधिकारों से मतलब ये वंचित कर दिया है अधिकारों से इसको। तो ये भी गलत हुआ है, यानी कि ये भी इसके आधार पर भी हम आलोचना कर सकते हैं।
उसके बाद है कानून की उपेक्षा, है ना, पूरी तरह से कानून का जो है उपेक्षा ही कर दिया शुरुआत में ही। या हमने आपको बताया कि ये कह रहा है कि भैया जो है सरकार, ये क्या नाम से जो राजा है उसके ऊपर आप लगा नहीं सकते, क्या नहीं लगा सकते, ये देखिए, यदि दार्शनिक राजा मिले तो उस पर कानून या विवेक के बंधन नहीं लगाने चाहिए, लगाना हमारी भूल होगी। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि भैया जो तुम सोच रहे हो ना इतना ज़्यादा, ये सब क्या है, अव्यवहारिक है, केवल और केवल मात्र काल्पनिक है, अवैज्ञानिक है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये होता है प्लेटो के आदर्श राज्य का शासन और उसका जो है आलोचना क्या है, कैसे है, ठीक है। अब इसका अगला वीडियो हम देखेंगे प्लेटो के दार्शनिक राज्य का सिद्धांत। प्लेटो के, ये है कहाँ गया भाई, यहाँ पर प्लेटो के दार्शनिक राज्य का सिद्धांत। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ देख करके बताइएगा और अच्छे से कि हमारी बातें कहाँ तक समझ में आई, आपको कहाँ तक समझ में नहीं आई। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।